हार्टली ऑसिलेटर जो है उसको डिस्कस करना है। कल जो है वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कल्पिट्स ऑसिलेटर को, ठीक है। तो आज जो है वो हमने हार्टली ऑसिलेटर जो है ये डिस्कस करना है। ये भी दूसरा एलसी फीडबैक ऑसिलेटर्स जो है उनकी फॉर्म है। तो आज का टॉपिक हमारा हार्टली ऑसिलेटर। ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यून्ड ऑसिलेटर होते हैं। अब जो सर्किट है फॉर हार्टली ऑसिलेटर, तो सर्किट फॉर हार्टली ऑसिलेटर is shown in figure 1। इसको फिगर 1 में शो किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडक्टर्स L1 एंड L2। अब इसके अंदर 2 इंडक्टर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडक्टर्स L1 एंड L2। इसके अंदर 2 इंडक्टर L1 एंड L2 होते हैं एंड ए कैपेसिटर और एक कैपेसिटर C। ठीक है, यानी कि 2 इंडक्टर्स और एक कैपेसिटर होता है। तो जो क्वाइल L1 है इज इंडक्टिवली कपल्ड। द क्वाइल L1 is inductively coupled। ये जो कॉइल L1 है ये इंडक्टिवली कपल्ड है टू द कॉइल L2, कॉइल L2 से। यानी कि कॉइल L1 और L2 जो है इन दोनों कॉइल्स के अंदर जो है वो कपलिंग हुई है। ये दोनों इंडक्टिवली, यानी कि इनके दरमियान में इंडक्टेंस हो सकती है। 2 कॉइल्स के दरमियान में अगर इंडक्टेंस हो तो वो कौन सी इंडक्टेंस होती है, उस इंडक्टेंस को आप नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो इनके दरमियान भी ये इंडक्टिवली एक दूसरे के साथ कपल हैं और ये जो कम्बिनेशन है ये वर्क करता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर का। एंड this combination work as the auto ट्रांसफार्मर। तो इसका एक ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है which also provide the 180 degree phase shift, which also provide the 180 degree phase shift, जो कि आपको 180 डिग्री की फेज शिफ्ट भी प्रोवाइड करता है। और जो एडिशनल होती है 180 डिग्री ऑफ ट्रांजिस्टर एंड द एडिशन 180 डिग्री, एक एडिशनल भी होती है उसमें 180 डिग्री ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमें ये पता है कि एक तो ये जाहिर बात है जहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ट्रांजिस्टर अगर एज एन एम्पलीफायर के तौर पर लगा हुआ है तो वो जो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है वो भी 180 डिग्री की फेज शिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये एक एडिशनल फेज शिफ्ट जो है वो ट्रांजिस्टर की आ जाती है, मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑसिलेशन, मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑसिलेशन। और इसकी वजह से आपको ऑसिलेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो मिलती है।
यानी कि इसमें क्या है कि पहले तो दो इंडक्टर्स हैं L1 और L2 और साथ एक कैपेसिटर C जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। दो इंडक्टर्स हैं और ये दो इंडक्टर्स जो हैं L1 और L2 ये इंडक्टिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको पता है कि जब दो इंडक्टर्स आपस में इंडक्टिवली कनेक्टेड होते हैं तो ट्रांसफार्मर आपके जहन में आता है, उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर का काम करेगा जो कि आपको 180 डिग्री की फेज शिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर एडिशनल आपको पता है कि चूँकि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का वर्क ये है कि वो भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, जो कि ये ज़रूरी है ऑसिलेटर के अंदर इसको प्रोसेस करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए। अब रेजिस्टेंस R1, R2 एंड RB और एक कैपेसिटर CE के मैं फिगर बनाता हूँ। द रेजिस्टेंसेस R1, R2, ठीक है। रेजिस्टेंस R1, R2 और RB और RB एंड कैपेसिटर और जो कैपेसिटर CE है आर कनेक्टेड फॉर स्टेबलाइजिंग द Q पॉइंट, आर कनेक्टेड फॉर स्टेबलाइजिंग द Q पॉइंट। तो ये कनेक्टेड है Q पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो DC आउटपुट के ऊपर आता है। अब यहाँ पर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसको भी यूज़ किया जाता है फॉर कलेक्टर करंट कंट्रोल। द RFC, ये RFC चोक जो है वो यूज़ की जाती है, इज़ आल्सो यूज टू कंट्रोल द कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए RFC रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल जो है वो यूज़ की जाती है। अब जो फीडबैक फ्रैक्शन है, द फीडबैक फ्रैक्शन इज गिवन बाय, तो यहाँ पर जो फीडबैक फ्रैक्शन है बीटा यह आपके पास आ जाएगा L2/L1 के बराबर, ठीक है जी। ये फीडबैक का फ्रैक्शन आ जाएगा। अब जो है वो मैं पहले सर्किट ड्रा करता हूँ, उसके बाद फिर फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और फिर इसकी जो कंडीशन है और डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करके हम देखेंगे। तो पहला फर्स्ट टास्क हमारा का ये है कि यहाँ पर फिगर जो है उसको ड्रा करते हैं। तो फिगर देखेंगे, ये एक आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। इस NPN ट्रांजिस्टर के ये जो कलेक्टर है इसके साथ एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है और यहाँ पर प्लस VCC आपने वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है।
इसके कलेक्टर के साथ जो है हमने इसको कनेक्ट किया। ठीक है जी, अब ये इसकी बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। अब इसके साथ यहाँ पर ये एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर CC लगा हुआ है और इसको ऐसे ले जाएं और यहाँ से इस जगह से इधर आपके पास ये दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 लगी हुई हैं और इधर ये एक एमिटर की रेजिस्टेंस है RE, ये लगी हुई है और इसके साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है CE, एमिटर का कैपेसिटर जो है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से ये एक और ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको पता है कि ब्लॉकिंग कैपेसिटर सर्किट में लगाया जाता है DC के कंपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए। अब इसके साथ इधर यहाँ पर ये एक वेरिएबल कैपेसिटर C जो है लगा हुआ है। वेरिएबल का मतलब है कि इसकी वैल्यू को आप वेरी कर सकते हैं और इसके साथ ये दो इंडक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और इसको लाकर इसके साथ मिला दें। ये L1, ये L2। ठीक है जी, और ये इसके साथ यहाँ पर आकर मिल जाएगा। तो ये आपके पास सर्किट डायाग्राम है, ये है फिगर 1, सर्किट डायाग्राम फॉर हार्टली ऑसिलेटर। ठीक है जी, ये हार्टली ऑसिलेटर की आपके पास डायाग्राम। अब आप इस डायाग्राम के अंदर जो है वो क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास ये RFC रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल लगी हुई है, ये कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर R1 और R2 लगी हुई है रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट के ऊपर, एमिटर RE इसको ग्राउंड किया हुआ है, इसके साथ एक कैपेसिटर CE लगा हुआ है, फिर आउटपुट के ऊपर भी एक कैपेसिटर CC है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, यहाँ पर एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ है और ये दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये इसको हम कहते हैं कि ये हार्टली ऑसिलेटर है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो L1, L2 और C का लगा हुआ है, ये बेसिकली हार्टली ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बाकी तो वो सर्किट है जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। अब यहाँ पर जो है A बीटा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि A बीटा की वैल्यू क्या निकाली, L2 ओवर L1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू L1 माइनस L2। तो जो ऑसिलेशन है फॉर द ऑसिलेशन, यानी कि अब इस सर्किट के अंदर अगर ऑसिलेशन एकर करना है तो द वोल्टेज गेन मस्ट बी, the voltage gain must be L1 over L2।
तो वोल्टेज गेन को फिर हर सूरत में L1/L2 होना चाहिए अगर ऑसिलेशन ने अकर करना, यानी कि ये कंडीशन जो है इसका फुलफिल होना ज़रूरी है। अब हम जो है वो ड्राइव करते हैं रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, इस जो सर्किट है इसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है इसको ड्राइव आउट जो है वो करके देखते हैं कि कैसे हम इसके लिए, जिस तरह हमने कल्पिट्स ऑसिलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ड्राइव किया था, इसी तरह यहाँ पर इस ऑसिलेटर के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है उसको ड्राइव करके देखेंगे। तो ये फिगर मैं उठाता हूँ यहाँ पर और नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो ड्राइव आपने करके देखना है जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का। अब हमें पता है कि जो पीछे हमने इक्वेशन यूज की थी, एज वी नो दैट कि जो इम्पीडेंस की इक्वेशन है HIE ZA प्लस ZB प्लस ZC प्लस ZA ZB 1 प्लस HFE और प्लस ZA ZC, ये इक्वेशन हमने यूज़ की थी प्रीवियसली भी फ्रिक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, ये ZA ZB ZC ये सारी इम्पीडेंसेस हैं, रिएक्टेंसेस हैं कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की। तो इसको आप कह लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इन द हार्टली ऑसिलेटर, तो हमारे पास जो हार्टली ऑसिलेटर है इसके अंदर ZA बराबर होता है J⍵ L1 प्लस JM⍵, और ZB जो है ये बराबर होता है J⍵L2 प्लस JM⍵, और ZC जो है ये बराबर होता है J⍵C। तो ये वाली इक्वेशन A और B और ये C, A और B जो है ये तो इंडक्टर के लिए हैं, इंडक्टर की रिएक्टेंस के लिए हैं, और C जो है ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस के लिए है। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 में, पुट A B C इंटू 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो HIE J⍵L1 प्लस J⍵L2 प्लस 2J⍵M माइनस J⍵C ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1 प्लस HFE प्लस J⍵L1 प्लस J⍵M माइनस J⍵C इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब फर्दर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जे ओमेगा एच आई ई को कॉमन निकाल लेते हैं। जे ओमेगा एच आई ई, जे ओमेगा कॉमन निकल आया तो अंदर आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m माइनस 1/ओमेगा² c। यहाँ पर m जो है ये यूज़ हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, m क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, m जो है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है। और प्लस जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा L1 प्लस m L2 प्लस m इंटू 1 प्लस HFE प्लस जे ओमेगा माइनस जे 1/ओमेगा c इंटू L1 प्लस m दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसको फर्दर जो है वो अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ओमेगा तो ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा जब इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन हमारे पास पीछे बच जाएगी। जे ओमेगा एच आई ई इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m माइनस 1/ओमेगा² c। ठीक है जी, माइनस ओमेगा² कॉमन और L1 प्लस m L2 प्लस m 1 प्लस HFE और प्लस L1 प्लस m इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ से ओमेगा तो ओमेगा से जो है वो कैंसिल हो गया, और जे² ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये 1 के बराबर, -1 आएगा तो -1 माइनस से कट जाएगा तो 1 ही पीछे रह जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं जे ओमेगा एच आई ई इधर इसके L1 जे ओमेगा एच आई ई L1 प्लस L2 प्लस 2m 1 माइनस ओमेगा² c माइनस ओमेगा² L1 प्लस m इंटू L2 प्लस m 1 प्लस HFE माइनस 1/ओमेगा² c ब्रैकेट क्लोज। इसको कह दें कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। अब इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है, तो ये वाला जो है आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, और ये वाला जो है ये रियल पार्ट है। तो कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट,
कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट, अगर आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो L1 प्लस L2 प्लस 2m माइनस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर सी। ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इस c को आप अगर मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ इसके साथ, तो c L1 प्लस L2 प्लस 2m 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m के बराबर आ जाएगा। तो इसका अगर अंडर रूट ले लें आप, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर c L1 प्लस L2 प्लस 2m का अंडर रूट। और ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर होता है, और f जो है वो ओमेगा ओवर 2 पाई के बराबर होता है। तो हमारे पास f जो है वो 1 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर c L1 प्लस L2 प्लस 2m का अंडर रूट के बराबर है, और ये अप्रॉक्सीमेटली दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई LC अंडर रूट। यहाँ पर L जो है अप्रॉक्सीमेटली वो L1 प्लस L2 प्लस 2m के बराबर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी के जो हमने कैलकुलेट करनी थी इस हार्टली ऑसिलेटर की। नाउ अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि हमने इसकी कंडीशन फॉर ऑसिलेशन जो है, वो जो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो वो देखते हैं, फिर हम जो कंडीशन है ऑसिलेशन के लिए उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, तो जो कंडीशन है ऑसिलेशन के लिए, द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन can be given by comparing the real part of equation 2। अगर इक्वेशन 2 का रियल पार्ट हम जो कंपेयर करें तो L2 प्लस m 1 प्लस HFE माइनस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर C इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं L2 प्लस m 1 प्लस HFE 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर C। तो यहाँ से 1 प्लस
एच एफ ई की वैल्यू निकल आएगी 1/ओमेगा स्क्वायर L2m इंटू सी। अब यहाँ पर आप वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर की सब्स्टिट्यूट करें जो पीछे आपने निकाल ली है। ठीक है जी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उल्ट के ऊपर चली जाएगी एच एफ ई, तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m सी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर L2 प्लस एम सी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस एच एफ ई इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर L2 प्लस m। अगर अब हम इसको राइट डाउन करें कि L1 प्लस m L1 प्लस m ये तो ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। L1 प्लस m डिवाइडेड बाई L2 प्लस m प्लस L1 प्लस L2 प्लस m डिवाइडेड बाई L2 प्लस m। तो ये L2 प्लस m तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एच एफ ई L1 प्लस m L2 प्लस m प्लस 1, और ये 1 से घट गया, तो एच एफ ई L1 प्लस m L2 प्लस m। ठीक है, तो यही आपके पास कंडीशन है गेन की। ठीक है, ये इसमें ये अप्रॉक्सीमेटली होती है एच एफ ई L1 ओवर L2। m तो इसके अंदर कांस्टेंट है, वो म्यूचुअल इंडक्शन का। तो यही हमने पढ़ा है कि यही कंडीशन जो है ये आपके पास होती है। ठीक है जी, तो ये जो है इसको हम नाम देते हैं हार्टली ऑसिलेटर का। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है ये दो हमने ऑसिलेटर्स जो हैं इनको स्टडी करके देख लिया है, जो एलसी सर्किट के ऑसिलेटर्स हैं, एलसी फीडबैक सर्किट के, और इसके अंदर हमने जो है ये हार्टली और कल्पिट्स ऑसिलेटर्स जो हैं इनको स्टडी करके देखा है अभी तक। ठीक है जी, उसके बाद इसमें एक और ऑसिलेटर है जिसको हम कहते हैं द आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर। ठीक है जी, तो ज़रा अब हम देखते हैं कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर है वो क्या होता है, क्योंकि हमने इसमें 4 किस्म के ऑसिलेटर जो हैं उनको स्टडी करना है, और उन 4 में से 2 हमने कर लिए हैं, हार्टली और कल्पिट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग और क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो हैं ये 2 रह गए।
तीसरे नंबर का ऑसिलेटर देखते हैं हम, द आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर। तो ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ LC फीडबैक ऑसिलेटर यूज फॉर, इसमें ट्रांसफार्मर ही यूज होता है, तो कपलिंग द फीडबैक ए पोर्शन ऑफ द सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, द टाइप ऑफ LC ऑसिलेटर, ये भी एक टाइप LC ऑसिलेटर की, यूजेस ट्रांसफार्मर कपलिंग। ये भी ट्रांसफार्मर की कपलिंग जो है उसको इस्तेमाल करता है टू फीडबैक पोर्शन ऑफ द सिग्नल वोल्टेज as shown in figure 1, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। इसको हम जो है समटाइम्स टिकर ऑसिलेटर भी कहते हैं। इट इज समटाइम्स known as टिकर ऑसिलेटर। इसे टिकर ऑसिलेटर का भी नाम जो है वो दिया जाता है इन रेफरेंस टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, इन रेफरेंस टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी क्वाइल और टिकल क्वाइल, या इसको टिकर क्वाइल भी कहते हैं, और टिकर क्वाइल। ठीक है जी, यहाँ इसको टिकर क्वाइल का भी नाम दिया जाता है। दैट प्रोवाइड्स द फीडबैक टू कीप द ऑसिलेशन गोइंग, दैट provides the feedback to keep the oscillation going. ठीक है जी, तो ये जो टिकर है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी कवायल है इसकी, ये आपको प्रोवाइड करती है फीडबैक कि जिसकी वजह से एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन या मेंटेन्ड ऑसिलेशन जो है वो सर्किट के अंदर चलती रहती है। अब ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग है ये लेस कॉमन है देन कल्पिट और हार्टली ऑसिलेटर के मुकाबले में। Armstrong is less common, ये लेस कॉमन है as compared to Colpitts, Clap and Hartley oscillators। या क्लैप अभी हमने पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये उनके मुकाबले में कम जो है ये कॉमन है। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर साइज, because of the disadvantage of the transformer
size and cost. ठीक है जी, तो अब ये जो है ऐसी ऑसिलेटर ही है जिसमें ट्रांसफार्मर को आप यूज़ करते हैं, आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर जो है, जिसमें उस ट्रांसफार्मर की वजह से जो फीडबैक का पोर्शन है सिग्नल वोल्टेज का उसको वापस भेजा जाता है। इसको हम टिकर ऑसिलेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की उसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं और वो एक टिकर कॉइल के तौर पर यूज़ होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी कॉइल है वो आपको प्रोवाइड करती है फीडबैक वोल्टेज, ताकि ऑसिलेशन जो हैं वो मुसलसल होती रहे। अब ये आर्मस्ट्रांग जो है ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू कॉलपिट्स क्लैप। क्लैप भी हमने ऑसिलेटर पढ़ना है और हार्टली के मुकाबले में, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर का साइज़ है और उसकी कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कम इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब जो फ्रिक्वेंसी है ऑफ ऑसिलेशन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, जो फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेशन की इज सेट बाय द इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। LPR जिसको कहते हैं, LPRI, प्राइमरी इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इन पैरेलल विद C, जो कि C के साथ C1 के साथ पैरेलल है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है FR इज इक्वल टू 1/2 पाई LPRI C के बराबर होती है, C1 के बराबर होती है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब मैं इसका सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रा करता हूँ इस ऑसिलेटर की, आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर जो है। तो ये देखें, उसी तरह हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके साथ ये प्लस VCC, ये R3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ से ये बेस है और इधर एक कैपेसिटर C3 लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से अब ये इधर से नीचे आ रहा है, ये ग्राउंड है, इसको कह लें ये R4 है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है,
इसको क्या है, ये कैपेसिटर C2 है, ये भी ग्राउंडेड है। इधर से आपके पास आ रही हैं रेजिस्टेंसेस R1 और R2, ये R1 और R2 ये भी ग्राउंडेड है। अब इधर से जो आउटपुट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर C4 लगा हुआ है, इसके साथ आगे इधर एक कैपेसिटर और लगा हुआ है जिसको हम कहेंगे कि ये C1 है और ये भी ग्राउंडेड है। अब इसके साथ आगे जो है वो ये कॉइल है ट्रांसफार्मर की, विच इज़ आल्सो ग्राउंडेड, और यहाँ से ये एक और कॉइल आ रही है जो कि ग्राउंडेड है। तो ये जो है ये LPRI है, प्राइमरी, ये प्राइमरी कॉइल है, और ये जो है ये LSCC सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कॉइल है, SEC क्या है इसको, SEC, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी। अब ये वाला जो पोर्शन है यहां तक, ये वाला, ये फीड बैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट जो है वो लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये फिगर 1 है, द बेसिक सर्किट फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर। तो ये बेसिक सर्किट है आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर के लिए। ठीक है जी। अब आप इस सर्किट को देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए इनपुट पे ये कैपेसिटर C3 है, R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंसेज हैं, इसके साथ R3 कैपेसिटर लगा हुआ है कलेक्टर के साथ, सॉरी रेजिस्टेंस लगी हुई है, C4 कैपेसिटर लगा हुआ है, अमीटर के साथ रेजिस्टेंस R4 है, और C2 कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर प्राइमरी के साथ एक C1 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सेकेंडरी है। ठीक है। और ये वाला जो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स का जो ट्रांसफार्मर है, एक्चुअली ये फीडबैक सर्किट जो है उसको बना रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो पोर्शन है वोल्टेज का उसको दोबारा इनपुट की तरफ भेजा जाता है। ठीक है। तो ये जो इस किस्म का ऑसिलेटर है इसको हम नाम देते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर का। ठीक है जी। अब इसमें दो ऑसिलेटर्स हमारे पास अभी मज़ीद रहते हैं, एक क्लैप ऑसिलेटर रहता है और दूसरा क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो है वो भी रहता है। तो ये फिर अब हम नेक्स्ट जो मंडे को लेक्चर होगा फिर उसके अंदर इनको स्टडी करेंगे। तो यहीं पर मैं अभी ये लेक्चर जो है इसको स्टॉप करता हूँ। अब हमने ये जो LC ऑसिलेटर्स थे इनमें 3 ऑसिलेटर्स जो हैं LC फीडबैक ऑसिलेटर्स जो थे, इनके अंदर 3 ऑसिलेटर्स जो हैं वो हमने स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हमने उनकी सर्किट डायग्राम्स भी बनाकर देख लिए हैं, कौन कौन से कॉलपिट्स, हार्टेली और आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हमारे पास 2 रह गए हैं, एक क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर रह गया और दूसरा हमारे पास जो है वो क्लैप ऑसिलेटर रह गया। तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ।